हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक अम्ल क्षार सूचक और उभयधर्मी ऑक्साइड के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार सूचक के सारे क्वेश्चन, एसिड बेस इंडिकेटर के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? तो दोस्तों, वेनिला एसेंस जो है ये किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए एक गंधीय सूचक है। दोस्तों, वेनिला एसेंस, वेनिला अर्क, लौंग का तेल, प्याज आदि पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए एक गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक वे पदार्थ है दोस्तों जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। वेनिला एसेंस की गंध अम्लीय माध्यम में कम एवं क्षारीय माध्यम में अधिक होती है। किसकी? वेनिला एसेंस की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 से 7.6 के बीच पीएच वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? तो दोस्तों, ये है ब्रोमोथाइमाल ब्लू। ब्रोमोथाइमाल ब्लू जो है ये 6 से 7.6 के बीच पीएच वाले अम्ल की उपस्थिति में इसकी डाई जो है कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। दोस्तों, ब्रोमोथाइमाल ब्लू एक अच्छा संकेतक है क्योंकि इसका पीएच 6 से 7.6 तक होता है। यह पीएच 6 पर पीले से 7.6 पर नीले रंग में बदल जाता है। यह पीएच मान 6 पर पीले से पीएच मान 7.6 पर किस में बदल जाता है? नीले रंग में बदल सकता है। साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड और कम अम्लीय घोल को घोलने में सक्षम होता है। कौन सा? ब्रोमोथाइमाल ब्लू। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे घ्राण सूचक का उदाहरण माना जा सकता है? दोस्तों, घ्राण सूचक का उदाहरण है हमारा प्याज। कौन सा? प्याज। दोस्तों, घ्राण सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपनी गंध बदल देते हैं। प्याज घ्राण सूचक का एक सामान्य उदाहरण है। जब प्याज को काटा जाता है तो वे एक वाष्पशील सल्फर यौगिक जिसे सिन प्रोपोन्थियल एस ऑक्साइड कहा जाता है छोड़ते हैं, जिसमें एक तेज और तीखी गंध होती है। कैसी गंध होती है? तेज और तीखी गंध होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। दोस्तों, जब लाल पत्ता गोभी को क्षारीय विलयन के साथ मिलाया जाता है तो यह नीला भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? नीले हरे रंग में। दोस्तों, नीला और हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे नीला हरा क्षारीय विलयन के साथ मिलाने पर परिवर्तित रंग की पहचान की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। दोस्तों, लिटमस विलयन क्या होता है? लिटमस विलयन जो है दोस्तों एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। दोस्तों, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो दोस्तों, स्टार्च पेपर जो है ये अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। फिनाफ्थिलीन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस जो है ये अम्ल क्षारक सूचक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होने की संभावना है। तो दोस्तों, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान 6 होने की संभावना है।
क्योंकि अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। और अम्ल की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 7 के मध्य में होती है। ठीक है। जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय, तथा जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है। यदि एक विलयन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो वह विकल्प के अनुसार उसका पीएच मान 6 होने की संभावना होती है, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। यदि विलयन का लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो दोस्तों सिरका जो है एक अम्ल है, ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो लाल को नीला जो करता है वो होता है क्षारीय, और क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है और 14 के बीच में होता है। तो 7 से अधिक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डैश हो जाता है। दोस्तों जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। दोस्तों जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? तो यह है दोस्तों इयोसिन। इयोसिन जो है दोस्तों इसका उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इनका उपयोग जो है अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों फिनाफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज जैसे प्राकृतिक या कृत्रिम सूचक से किसी यौगिक के अम्ल अथवा क्षार होने के गुण का पता लगाया जाता है, जबकि इयोसिन द्वारा कोशिका द्रव्य ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? दोस्तों शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? ये नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। नीला अथवा लाल लिटमस पेपर इसमें क्या होता है? अपना रंग नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनीकरण न कर पाने के कारण आयन उत्पन्न नहीं कर पाती। इस कारण हवा अम्ल की तरह कार्य नहीं करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें में से कौन सा गंधीय सूचक है? तो दोस्तों लौंग जो है ये गंधीय सूचक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग हो गया, ये सभी क्या है? गंधीय सूचक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है? तो उन्हें हम बोलते हैं घ्राण ऑल्फैक्टरी सूचक। क्या बोलते हैं उसे? हम घ्राण ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपयुक्त विकल्प के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। दोस्तों अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, और क्षार जो है हरे रंग किसको? लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो अम्ल आएगा पहले, उसमें आएगा क्षार और लाल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों लिटमस पेपर वास्तव में नीले रंग का होता है, परंतु जब इसे अम्लों में डूबा जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है, और जब इसे लाल लिटमस पेपर को पुनः क्षारीय विलयन में डूबा जाता है तो यह लाल से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। लिटमस पेपर की इस प्रकृति के कारण इसे सूचक भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिथाइल ऑरेंज डैश होता है? दोस्तों मिथाइल ऑरेंज जो है ये अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? पीला गुलाबी होता है। क्या होता है? अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? पीला गुलाबी होता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है? तो दोस्तों जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। दोस्तों जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है? दोस्तों लिटमस विलयन जो है ये लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। किससे? लाइकेन से। दोस्तों लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है? दोस्तों इसे निकाला जाता है लाइकेन काई से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग डैश होता है दोस्तों। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो होता है वो होता है बैगनी। कैसा होता है? बैगनी होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, यह पानी में घुलनशील होता है, इसे लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल डैश के होंगे। दोस्तों, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल जो होंगे ये नीले रंग के होंगे। कैसे रंग के होंगे? नीले रंग के होंगे। दोस्तों, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल जैसे कैसे होते हैं? नीले रंग के होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग जो होगा वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नीले से कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग लाल बनेगा, क्योंकि लिटमस अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। तो दोस्तों, सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जो है दोस्तों जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। क्षार क्या करते हैं? जल में हाइड्रोक्सिल आयन निर्मित करते हैं। और अम्ल क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन निर्मित करते हैं। ठीक है दोस्तों, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जो OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। HCl जलीय विलयन में H+ देता है तथा NaOH जलीय विलयन में OH उत्पन्न करता है, इसलिए क्रमशः अम्ल तथा क्या है? क्षार होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षार का रंग कैसा होता है? दोस्तों, क्षार का रंग जो होता है फिनाप्थेलिन के साथ गुलाबी होता है और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। क्या होता है क्षार का रंग? फिनाप्थेलिन के साथ गुलाबी होता है और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा होता है? पीला होता है क्षार का रंग। दोस्तों, क्षार का रंग फिनाप्थेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा होता है? तो पीला होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो दोस्तों, अम्ल और क्षार के बीच जो समानता है वो है अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। यही क्या है? इसमें समानता है। अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि दोनों ही जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं। आयन मुक्त करते हैं, ये मुक्त आयन विद्युत का चालन करते हैं, तथा अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिटमस विलयन डैश से प्राप्त होता है? तो लिटमस विलयन जो है दोस्तों ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन से। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है तथा जल में घुलनशील होता है। लिटमस विलयन लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक आदि जो है थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। और लिटमस का प्राकृतिक रंग बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। और लिटमस से ही लिटमस पत्र बनाया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड के क्वेश्चन भी देख लेंगे इसी में। चलिए इसी में पढ़ लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है? तो दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कौन सा ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का एक रासायनिक यौगिक है, जिसे एल्यूमिना नाम से भी जाना जाता है। यह उभयधर्मी एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक विद्युत इंसुलेटर है। इसकी तापीय चालकता अपेक्षाकृत उच्च होती है तथा यह कैसा होता है? बहुत कठोर होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, आग रोकने वाली सामग्री, पॉलिशिंग और अपघर्षक आदि के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में डैश है? दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। कैसा होता है? उभयधर्मी। दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। यह जल में अविलेय है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कैसा हो जाते हैं? घुल जाते हैं। किसमें घुल जाते हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये जल में कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो दोस्तों ये होता है हमारा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड होगा, ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। दोस्तों दोस्तों जिंक जब जो है, जिंक ऑक्साइड जब है अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और जल बनाता है। क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और जल बनाता है, जो कि कैसा व्यवहार दर्शा रहा है, क्षारीय व्यवहार को दर्शा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों जिंक जिंक जो है जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2O, जो कि अम्लीय व्यवहार, मतलब जिंक ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, इसलिए वजह से ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो है दोस्तों ये अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार के साथ Al2O3 अभिक्रिया करता है क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यह जल में अविलेय है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कैसे क्या हो जाता है, घुल जाता है। ये ऐसे जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी यौगिक कहलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड इसके उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है दोस्तों ये अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड हम कहते हैं। एल्युमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, ये अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जो धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड, ये सभी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो दोस्तों जिंक ऑक्साइड जो होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है एल्युमिनियम धातु। एल्युमिनियम धातु जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।